आणि दिल्ली महापालिकेत अर्थात एमसीडी मध्ये आम आदमी पक्षाला साथ दिल्यामुळे हा प्रश्न आणखीनच औत्सुक्याचा बनलाय। 27 वर्ष भाजपचं शासन पाहिल्यानंतर गुजराती जनतेच्या मनात नेमक्या काय भावना आहेत, गुजराती जनतेचे प्रश्न नेमके काय आहेत आणि गेल्या 2 महिन्यात निवडणुकीमध्ये कोणकोणते मुद्दे गाजले, त्याचा मतदारांवर काय परिणाम झाला आणि काँग्रेस आम आदमीचं काय होणार, या सगळ्याबद्दल आम्ही बातचीत केली आहे ज्येष्ठ पत्रकार हरेश झाला आणि वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंग क्षत्रिय यांच्याशी। मी साबरमती रिव्हरफ्रंटवरती आहे, त्यामुळे अहमदाबाद शहरात हे वेगळं सांगण्याची गरज नाहीये। गुजरातच्या इलेक्शन झालेले आहेत, दोन्ही टप्प्यातलं मतदान पार पडलेलं आहे, अंदाज आपला सगळीकडे चालू आहे, एक्झिट पोल आलेले आहेत, पण जिंकणार कोण आणि काय मुद्दे होते हे महत्त्वाचे विषय आहेत। आपल्या सोबत आहेत दिलीप क्षत्रिय आहेत आणि हरेश झाला साहेब आहेत, जे दोघंही गुजरात गेल्या काही अनेक वर्षांपासून कव्हर करतात एक्सटेन्सिव्हली। आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात की नेमकी परिस्थिती गुजरातमधली काय होती आणि उद्याचा अंदाज काय असणार आहे। पहले जगहों पे जाए झाला साहब या मुद्दों पे बात करें। आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे वो पहले हम दर्शक को बताते हैं। तो ऐसा है कि हर एक एग्जिट पोल में कम से कम 125 बोला गया है और ज्यादा से ज्यादा 150 बोला गया है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये पूरा जो एग्जिट पोल का जो थियरी इन लोगों ने बनाया है, ये इस मुद्दे पे बनाया है कि आम आदमी पार्टी आने की वजह से जो कांग्रेस फ्लोटिंग और एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो पूरा का पूरा आपकी ओर शिफ्ट हो जाएगा। ये थियरी कहां से आई? गांधीनगर महानगर पालिका का चुनाव जो 2021 में हुआ था, वहां पहली बार इनको ये थियरी का प्लान मिला, क्योंकि वहां कांग्रेस के जो वोट्स थे वो आप में शिफ्ट हुए, एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी वहां क्योंकि कॉरपोरेशन था, तो वो वोट जो शिफ्ट होते देखा तो बोला ये तो बहुत अच्छा मॉडल है। क्योंकि पहली बार 2010 में गांधीनगर महानगर पालिका गठन हुआ, उसके बाद पहली बार आपकी प्रेजेंस की वजह से भाजपा वहां अपनी सत्ता बना पाई, तो वो मॉडल से इन लोगों ने ये थियरी एडप्ट की है और वो प्लान की। अब इस थियरी के अंदर जी, तो 2010 से गुजरात में सत्ता है, केंद्र में सत्ता है, फिर भी गांधीनगर में सत्ता नहीं बना पाए थे। यहाँ नरेंद्र मोदी थे मुख्यमंत्री, उसके बावजूद गांधीनगर महानगर पालिका में कांग्रेस चुनाव जीत के आती थी। फिर ये लोग क्या करते थे कि उसके 1 या 2 कॉरपोरेटर को तोड़ लाते थे और फिर अपनी सत्ता बनाते, उसमें भी हाईकोर्ट में वो हार चुके एक बार। तो ये जो थियरी इन्होंने अपनाई है उसमें बहुत सारी मतलब त्रुटियां है, क्षतियां है। जैसे कि आप ये कहते हैं कि पहले ही बार आप आम आदमी पार्टी इतने बड़े पैमाने पे चुनाव लड़ रही है और उसको 10% से लेकर 26% तक वोट शेयर दे रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि अगर ये पार्टी का मॉडल इतना एडेप्टेबल है, लोग इतना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, अगर 10% पहली बार मिल रहा है तो सीट भी तो मिलनी चाहिए। पर ये हर पोल, सर्वेयर्स, जितनी भी एजेंसी है, उनको सीट देने में दिक्कतें आ रही है। क्यों आ रही है मुझे नहीं समझ रहा है। गुजरात का इतिहास 1-2 मिनट लूंगा। गुजरात का इतिहास आप देख लेंगे ना, तो यहाँ 0.63% लेने वाली पीएसपी को 1967 में 2 सीट मिली थी। 3 पे वो चुनाव लड़े थे, 2 सीट उसमें से मिली थी। 1995 में जनता दल विदाउट चिमन भाई पटेल सिर्फ 3% वोट ले आई, एक भी कैंडिडेट नहीं था। वही जनता दल 1998 में 2% में 4 सीट ले आई। तो जब ये पार्टी स्थानिक है, 2% या 4% वोट मिलते हैं फिर भी सीट आती है, पर हमारे सर्वे सब ये कहते हैं कि इनको सीट नहीं मिलेगी, ये मुमकिन नहीं है। दूसरा जो कमिटेड वोट है ना, 0 से 15 सीट तक बोला है, नहीं, इट्स टू लो। 1985 की आप बात करें तो बीजेपी को करीबन 11 या 14% वोट मिलते और 11 सीट मिली थी। तो अगर बीजेपी को 11-14% में 11 सीट मिलती है तो आप कौन सा मैथमेटिक्स, कौन सा एल्गोरिदम इस्तेमाल करते हैं कि सीट नहीं कन्वर्ट हो पा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दिलीप भाई, सीट नहीं मिल पा रही है ये हरेश भाई बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि मेथोडोलॉजी में हमने बहुत बार देखा है कि वोट का परसेंटेज ज्यादा रहता है लेकिन सीटें नहीं जीत पाते, मार्जिन दूसरों को गिराने के लिए ये सीटें काम आती है। तो ये भी मेथोडोलॉजी है। ऐसा नहीं है कि सीट आनी ही चाहिए। आनी चाहिए, सही ठीक बात है। तो अब आपको कांग्रेस कहाँ दिख रही है? देखिए, सबसे पहले है ना, जो आपने बोला ना, थियरी समझने वाली बात ही वही है कि ये लोग बता रहे हैं सारे के सारे वोट कांग्रेस के खाएंगे। एक्चुअली खाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं खाएंगे, पर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के खाएंगे। क्योंकि आप देखिए, आम आदमी पार्टी जो है उसका सारा फोकस उसने सिटी में किया था, मतलब अर्बन एरियाज में किया था। और गुजरात का हिस्ट्री बताता है कि अर्बन एरियाज हमेशा भाजपा के साथ थे।
तो आप उसको कैसे बता सकते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस का वोट खाएगी? अगर आम आदमी पार्टी रूरल में कांग्रेस का खा रही है तो मैं मानता हूं अर्बन में वो भाजपा का भी खाएगी। रही बात कांग्रेस की, तो मैं मानता हूं इस बार कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव मैनेज किया है, जो मैंने इतने सालों में पहली बार देखा है। जनरली होता क्या था कि कांग्रेस अभी तक जब भी टिकट अनाउंस करे या मतलब चुनाव आ जाए तो पहले ही पार्टी के नेता छोड़ना और ये सारी चीजें होती थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ, एक आध दो घटनाएं बात कर दें तो कांग्रेस में एकदम आप मान सकते हैं कि संपूर्ण शांति थी। और टिकट का भी जो सिलेक्शन या उन्होंने कैंडिडेट जो मैदान में उतारे वो भी एग्जैक्ट मैं मानता हूं कि जो भाजपा ने किए उसी हिसाब से कास्ट कैलकुलेशन सारी चीजों को करके उतारा। रही बात उनके नेताओं की जाने की, तो वो उनके पर्सनल इश्यूज थे या फिर यूं कह लें कि भाजपा का प्रेशर या लोभ लालच या जो भी आप उसको नाम दे दें, वो गए वो और नहीं गए ऐसा भी नहीं है। पिछले 5 सालों में एक डेटा बता रहा है कि 19 एमएलए कांग्रेस में से गए हैं। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं लैकिंग ऑफ लीडरशिप है। पर इस बार जो मैं देख रहा हूं ना, कांग्रेस सही तरीके से चुनाव लड़ी है। हर बार अगर आप देखें ना, आप 17 का ले लें, 12 का ले लें या 2007 का चुनाव ले लें, हर बार कांग्रेस ऐसा जैसे क्रिकेट में बोलते हैं 9 बॉल देते हैं, तो कांग्रेस 9 बॉल दे देती थी और भाजपा उसको खेल के और जीत जाती थी। 7 में मौत का सौदागर दिया था, 12 में चाय वाला मुद्दा दिया और उसके बाद गरीबी का मुद्दा दिया। पर इस बार क्या हुआ, कांग्रेस एकदम साइलेंट थी। उन्होंने ना मोदी पे अटैक किया ना भाजपा पे अटैक किया, वो मुद्दों पे टिके रहे। उन्होंने अपने मुद्दों की बात की, अपने मुद्दे लेके लोगों के बीच और बहुत साइलेंटली प्रचार किया। तो मैं मानता हूं कि एग्जिट पोल जो है शायद परिणाम जो है उससे अलग आ सकता है कांग्रेस के लिए। तो शायद परिणाम अलग आ सकता है कि हरीश भाई, ये भी एक बात है ना कि देखिए कांग्रेस साइलेंट रही, जैसा दिलीप भाई बता रहे हैं, आपने थोड़ी बहुत सेंध लगाई भी होगी, लेकिन बीजेपी के बहुत सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में मैं घूमा, वहां पे कांग्रेस और आपके लीडर्स का नाम भी नहीं पता था। तो क्या बीजेपी के लिए एक ही मुद्दा था, नरेंद्र मोदी, दूसरा कोई मुद्दा नहीं बचा? देखिए, बीजेपी 2001 के बाद अगर गुजरात में सत्ता बना पाई है या केंद्र में आ पाई है, दैट इज बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी। आप एक बात समझिए कि 1995 में जब पहली बार अपने बलबूते पे बीजेपी गुजरात में आई, तब उसको 46% वोट मिले थे। वहां से वो आगे ले जाके 2002 में जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से 2002 के चुनाव में वो 49% पर ले गए। उसके बाद क्या होता है कि नरेंद्र मोदी की एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज पूरी होती है। वो इमेज बिल्डिंग में उनको हिंदू हार्ड को हिंदू आइकन बताया जाता है, फिर उनको विकास पुरुष के रूप में बताया जाता है। तो आज अगर आप ये कहें कि बीजेपी को 49% वोट मिल रहे हैं, तो उसमें से आप 50% वोट्स नरेंद्र मोदी के फैन फॉलोअर्स के गिन सकते हैं। मतलब नरेंद्र मोदी का खुद का कमिटेड वोट बैंक अगर नरेंद्र मोदी आप निकाल देते हैं, तो मैं ये मानता हूं बीजेपी 26 या 30% पे वापस आ जाएगा, उसका वोट शेयर इतना हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो वो सत्ता में नहीं रह सकती है, क्योंकि लीडरशिप नहीं है। आप देखोगे पिछले 4 साल में उनको 2-3 मुख्यमंत्री, मतलब अभी भूपेंद्र भाई है पर 3 मुख्यमंत्री देने पड़े, क्योंकि लीडरशिप नहीं है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है। हालांकि अगर आप आईएएस ऑफिसर्स को पूछे, आईपीएस ऑफिसर्स जो ऑनेस्ट है, तो वो बताएंगे कि अगर नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन, विजय रूपानी के बीच में अगर आप कंपैरेटिवली देखते हैं तो आनंदीबेन पटेल इज फार बेटर एडमिनिस्ट्रेटर देन नरेंद्र मोदी एंड विजय रूपानी। फिर भी उनको निकाला, जो भी इनका तो मैं ये मानता हूं कि ये जो सेकंड लीडरशिप क्रिएट करनी चाहिए, ये जानबूझकर नहीं क्रिएट की गई है। जैसे आप अगर 80s में देखें तो फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक वर्ड चल रहा था कि 1 to 10 अमिताभ बच्चन। सेम गुजरात में चल रहा था 1 to 10 मतलब माधव सिंह सोलंकी। वही नैरेटिव अभी 20 साल में हुआ है। मतलब जैसे ही नरेंद्र मोदी निकल जाएंगे, हम एक बहुत बड़ा सीधा गिरावट देखेंगे बीजेपी के सामने। ये रहा बीजेपी का, लेकिन कांग्रेस में वैसे भी लीडरशिप नहीं बन पाई। पिछली बार तो बहुत सारे नेता एक साथ आके चुनाव लड़े थे, इस बार वो नहीं दिखाई दिया। इस बार तो केंद्र से भी कोई ताकत नहीं दिखाई दी। इस बार कांग्रेस के नेताओं ने खुद का चुनाव खुद लड़ा यहाँ पे, और वो भी स्कैटर्ड तरीके से लड़ा, एक साथ एकजुट होकर लड़ा, ऐसा नहीं दिख रहा। हाँ, सही बात है, स्कैटर्ड तरीके से लड़ा। पर होता क्या था कि जो जैसे आप पहले बताया ना कि लोग आते थे सेंट्रल से, राहुल गांधी से लेके सारी सेंट्रल लीडरशिप आती थी, तो उसमें कहीं ना कहीं जो पूरा चुनाव का नैरेटिव जो है ना, वो बीजेपी के आसपास सेट हो जाता था। इस बार जब वो लोग अपने बलबूते पर लड़े हैं ना, तो कहीं बीजेपी नैरेटिव में सेट नहीं कर पाई। अगर आप देखें तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, शायद मैं गलत भी होऊंगा, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि
2022 के इलेक्शन में बीजेपी नैरेटिव सेट करने में फेल रही। कहीं न कहीं गुजरात में आम आदमी पार्टी ने इस बार नैरेटिव सेट किया, बीजेपी हाँ। 2002 के दंगों की बात लेके आई बीजेपी, हाँ, फिर हाँ। वो मुझे हुआ क्या नहीं। क्या कहा, लेकिन तो हिंदुत्व का एजेंडा लेके आई। तो 2022 में वो एकदम से 2002 तक तो चले ही गए थे। तो चले गए थे, पर वो सेट नहीं। आप देखिए वो कब लाना पड़ा। अगर आप देखें ना, पिछले 3 महीनों में उन्होंने शुरू कहां से किया था? डेवलपमेंट से किया था। उन्होंने क्या किया कि लाखों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट शुरू करके मार्केट करना शुरू किया। हमारा फॉक्सकॉन भी लाया ना महाराष्ट्र से। हाँ हाँ वो लेके आए। तो ये क्या था कि ये दिखा रहे थे कि भाई हम गुजरात के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब सडनली क्या हुआ कि उनका सर्वे या उनको जो कुछ भी लगा, तो उनको ये लगा कि ये डेवलपमेंट काम नहीं कर रहा है लोगों के बीच में। फिर देखिए कि शिफ्ट कहां से हुआ, अमित शाह ने शुरू किया। अमित शाह का जो पहला भाषण, मतलब 2 महीने पहले का अगर देखें, तो उन्होंने याद दिलाना शुरू किया कि भाई 2002 में क्या हुआ था, राइट्स कांग्रेस के टाइम में क्या। और फिर उसके बाद देखिए पूरा नैरेटिव सेट होता गया कि शुरू किया हिंदू मुस्लिम पे, फिर जाके वही 2007 वाला मुद्दा आ गया कि मुझे नीच कहा, मुझे कहा मेरी औकात दिखाने। और लास्ट में देखिए खरगे ने एक्चुअली नो बॉल एक दे ही दिया रावण बोल के, पर उसमें इस बार वो सेट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस ने उनको काउंटर किया, वो रेणुका चौधरी वाला मुद्दा कि आपने भी हमें सुपर्ण का कहा था। तो वो समझ गए कि कहीं न कहीं मुद्दे चल नहीं रहे हैं। थ्रो किया, नो डाउट थ्रो किया, बट मैं आपको एग्जांपल भी दूं, आम आदमी पार्टी ने जैसे ही प्रोमिसेस करना शुरू किया ना, वैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट उनको फॉलो करती गई। वो सारी चीजें लोग रेवड़ी दे रहे हैं। हाँ, सब लोग रेवड़ी दे रहे हैं। इवन बीजेपी का संकल्प पत्र देखो ना, तो आपको लगेगा कि आपकी रेवड़ी कॉपी पेस्ट करके इन्होंने अपने में चिपका दी। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, ये तो पहले आप दे रही थी ना, और आप बोल रहे थे रेवड़ी दे रहे हो, रेवड़ी दे रहे हो। भैया आपने तो छुपा के दे ही दी है ना, अब लोगों को गले में उतार रहे हो। फिर आप मार्केट करवा रहे थे कि भाई लोगों को, गुजरात के लोगों को रेवड़ी नहीं चाहिए। तो आपका संकल्प पत्र देखो ना, आपका घोषणा पत्र देखो, आप भी तो रेवड़ी दे रहे हो। तो हरीश भाई, अभी लास्ट का सवाल है। हमने शुरू किया था आंकड़ों से, आपका क्या अनुमान है? देखो, आएगा तो क्लीन कोई एक पार्टी मेजोरिटी से सत्ता बना पाएगी, मैं ये मानता हूं कि जो स्थिति गुजरात में थी, चाहे हम माने या ना माने, एंटी इनकम्बेंसी थी। लोग बहुत हो गया की बात कर रहे थे, लोग परिवर्तन की बात कर रहे थे, लोग महंगाई से पीस रहे थे, वो बात कर रहे थे, बेरोजगार। अगर ये मुद्दे पे सही में वोटिंग हुआ है तो कहीं ना कहीं बीजेपी 100 के नीचे ही रहेगी। 100 के ऊपर आने से कोई संभावना मुझे नहीं दिखती है। आपका क्या अनुमान है दिलीप भाई? मैं झाला साहब की बात से सहमत हूं, क्योंकि मैं भी पिछले 1 महीने में पूरे गुजरात में कई सारे ग्राउंड पे घूमा। इवन ट्राइबल बेल्ट में गया, सौराष्ट्र के गांव में गया, इवन मोरबी के इफेक्ट के टाइम भी मैं वहां था। तो लोगों को है ना, मतलब ये जो बताया ना झाला सर ने, तो वही बात है कि लोगों को था कि यार बहुत हो गया, अब हमारी बात नहीं सुनी जा रही। कहीं ना कहीं उनके अंदर वो पेन दिख रहा था, या उनके अंदर वो फीलिंग आ रहा था कि इस बार बदल के देखते हैं। तो अगर उस मुद्दे पे हुआ है ना, तो जो जैसे झाला साहब ने कहा था, भाजपा 100 के अंदर जाएगी। अगर उस मुद्दे पे नहीं हुआ है तो जैसे वो बता रहे हैं, एग्जिट पोल 140 प्लस जाएगी। अच्छा झाला साहब, अगर उस मुद्दे पे वोटिंग नहीं हुआ है और जो लास्ट में चला है वही मुद्दे चले हो तो क्या होगा? देखिए, मैं जब ये बोलता हूं तो मेरे काफी सारी साथी ये बोलते हैं कि मेरी कॉन्स्पिरेसी थियरी है। गांधीनगर मॉडल के ऊपर अगर मैनिपुलेशन, मैं वोटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैनिपुलेशन अगर होता है तो ये जो इनका बहुत बड़ा ख्वाब है कि हम माधव सिंह सोलंकी वाला 1985 का 149 सीट का हम रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, वो तोड़ देंगे। क्योंकि उनको ख्वाब अधूरा रह गया ना, तो पता नहीं ऊपर जब जाएंगे तो क्या होगा। तर हे आहे, घोडा मैदान लांब नाहीये, अगदी 24 तासामध्ये आता ज्याला आपण बोलतोय, तर उद्या यावेळेला सकाळी सगळे ट्रेंड जे आहेत ते सगळे खुले झालेले असतील, समोर आलेले असतील, आणि कोण जिंकतंय आणि कोण हारतंय हे स्पष्ट झालेलं असेल. गुजरातची इलेक्शन यासाठी महत्वाची आहे की इथूनच लोकसभेचं रणशिंग फुंकलं गेलंय. पुढच्या काही महिन्यांमध्ये जवळपास 3 ते 4 राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक आहेत. राजस्थान आहे त्याच्यामध्ये छत्तीसगड आहे, त्याच्यामध्ये झारखंड आहे. अशा 2-3 विधानसभांच्या निवडणूक आहेत आणि नंतर एक वर्षभरामध्ये लोकसभेच्या निवडणुका लागणार आहेत. त्यामुळे खऱ्या अर्थानं लोकसभेचं रणशिंग इथं फुंकलं गेलंय, नारळ फुटलेला आहे. त्यामुळे विजय कोणाचा होतो हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. कॅमेरामन मनोजसह अभिजित करंडे, एबीपी माझा, अहमदाबाद. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.